नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। भारत माता की। नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के सफर का और तीसरे कार्यकाल के पहले साल का। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में जानकारी दी है कि मोदी सरकार के 1 साल का और पिछले 2 कार्यकाल का कैसा सफर रहा, क्या क्या बड़ी उपलब्धियां रही। इस दौरान आप स्क्रीन पे तमाम चीजें देख रहे हैं और हमारे साथ इस वक्त हमारे अतिथि जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उमेंद्र दादी साहब हैं, भाजपा से सुरेश गर्ग साहब है, कांग्रेस से प्रतीक सिंह जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। चलिए प्रतीक जी, आपके पास में आना चाहूंगा। इस कार्यकाल की अगर हम बात करें, बीजेपी ने बड़ी उपलब्धि बताई है, विश्व पटल पर गहरी छाप छोड़ी है, कुछ ऐसे नायाब काम किए हैं जो पहली बार देश में हुए हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूं 11 साल की। तो मोदी के 11 साल और जुमले बेमिसाल। अगर 2014 से ही मैं शुरुआत करूं तो सबसे पहला वादा किया गया था कि 100 दिन के अंदर काला धन जो विदेशों में जमा है वो वापस आ जाएगा। उस पे एक एसआईटी बनाई गई थी और उस एसआईटी का आज तक कोई रिजल्ट नहीं हुआ। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो पिछले 11 सालों के अंदर जो काला धन विदेशों में जमा था वो 3 गुना हो गया। दूसरा जुमला था कि सबके खातों में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। तो वो 15-15 लाख का जो वेट है वो पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। तीसरा जुमला जो कहा था वो ये था 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दूंगा। तो उसके हिसाब से लगभग आप मान लीजिए कि 11 साल के अंदर 22 करोड़ रोजगार होने थे, वो नहीं हुए। फिर बोला था पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दूंगा, 35 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल मिलने लग जाएगा। तो पेट्रोल डीजल के दाम हम सभी ने देखे 100 रुपए पार हो गए। उसके बाद बोला था मैं ना यहाँ आया हूं ना मुझे किसी ने बुलाया है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। और गंगा की सफाई के ये हाल है कि जो जो अभी कुंभ हुआ था उसके समय पे ये बोला गया कि गंगा जी का पानी जो है वो पीने तो छोड़िए, नहाने योग्य भी नहीं है। उसके अंदर फीकल कॉलीफॉर्म की जो मात्रा है वो 1 लाख गुना बढ़ चुकी है। उसके बाद ये कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। तो दुगनी होना तो छोड़िए, सरकार का एनएसएसओ ये कहता है कि किसान की जो आय है वो 27 रुपए प्रतिदिन रह गई है। उसके बाद कहा था 2022 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना दूंगा, तो वो भी नहीं बना पाए। उसके बाद में कहा था कि 500 रुपए के अंदर सिलेंडर दे दूंगा राजस्थान के अंदर, उत्तर प्रदेश में और कहीं पे, वो भी नहीं दे पाए। और वादा किया था 100 स्मार्ट सिटी का, वो 100 स्मार्ट सिटी भी नहीं बना पाए। ये पूरा 11 साल का जो खाका है वो इनका पूरे जुमलों पे आधारित रहा है। इनके लिए सिर्फ एक ही जो बात है वो ये है कि सरकार की फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मकड़े ये आंकड़े झूठे हैं, ये वादा किताबी है। जो नड्डा जी कह के गए हैं वो सारे आंकड़ों के अंदर हिंदुस्तान है। हम जो पर कैपिटा इनकम है उसमें 125वें स्थान पे आ रहे हैं। और टॉप 10% लोगों को हटा दें तो 90% लोगों की जो महीने की जो जो इनकम है वो ये मान लीजिए कि जो अफ्रीकन कंट्रीज है उससे भी कम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आंकड़े किए जा रहे हैं वो ऐसे नहीं करने चाहिए। जी चलिए गर्ग साहब आप एकदम सही है फ्रेम में। गर्ग साहब आपकी फ्रेम एकदम ठीक है और आपके पास आना चाहूंगा। प्रतीक सिंह जी ने कहा है कि जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं है, अगर ठोस आधार के साथ में कोई जानकारी है तो बीजेपी को बतानी चाहिए, केवल बातें करने से नहीं। ये कांग्रेस का आरोप है। देखिए योगेंद्र जी, मैं पहले तो इनकी बातों का खंडन करता हूं। इन्होंने ये कहा है
कि 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष। मैं ये कह रहा हूँ ईपीएफ अकाउंट, आप तो ईपीएफ अकाउंट तो बस करोगे ना, ईपीएफ अकाउंट तब खुलता है जब उनको रोजगार मिलता है। आज 32 करोड़ से ज्यादा ईपीएफ अकाउंट है। 2014 से पहले लगभग 8.5 करोड़ रुपए के ईपीएफ 8.5 करोड़ ईपीएफ अकाउंट है। तो आप उसी से मान लीजिए कि 32 करोड़ से ज्यादा ईपीएफ अकाउंट और 8.5 करोड़ से ज्यादा के 8.5 करोड़ 2014 में थे। तो अगर उसको मिला लिया जाए तो लगभग 24 करोड़ से ज्यादा के रोजगार के अवसर 11 साल के अंदर हुए। तो 2 करोड़ प्रतिवर्ष की बात करते हैं ना, वो चीजें हैं। और फिर 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार की बात की, वो सरकारी नहीं थी, वो हर जगह के रोजगार की बात की थी। क्योंकि सरकार में तो केवल 40 लाख की नियुक्तियां हैं, 40 लाख में भी हमने 9.5 लाख की नियुक्तियां दी है। इनके 2004 से 2014 के कार्यकाल के अंदर देखेंगे तो 5.5-6 लाख की नियुक्तियां दी, हमने 9.5 लाख सरकारी नियुक्तियां दी है। दूसरा हम कह रहे हैं कि साहब 11 साल के अंदर हमने क्या क्या किया। धारा 370 हमने हटाया। ये कहते थे कि खून की नदियां बह जाएगी अगर 370 को छेड़ा तो। आज देख लीजिए, एक भी गोली चली हुई हो तो सुशासन दिया है। आज कश्मीर के अंदर पहले 35,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष कश्मीर में भेजते थे, जो 3 परिवारों के पास में चले जाते थे। आज वो 35,000 करोड़ रुपए जनता के विकास में काम आ रहा है। आपने देखा होगा चिनाव नदी के ऊपर कितना विश्व का सबसे ऊंचा पुल बना है। आज वहां पे कश्मीर तक ट्रेन पहुंच गई है। ये कह रहे कि साहब वो नरसिम्हा राव जी के टाइम पे था। हाँ, नरसिम्हा राव जी के टाइम पे था 1995 में। तो 1995 से तो 2024 क्यों हो गया? क्योंकि आपने बजट एलोकेशन नहीं किया था। हमारी सरकार आने के बाद में हमने बजट एलोकेशन किया, तब जाके जम्मू से कश्मीर तक ट्रेन पहुंची है। चिनाव नदी पे ब्रिज बना सबसे ऊंचा, ये चीज है। हमने राम मंदिर बनाया है। उज्ज्वला योजना के अंदर लगभग 12 करोड़ 70 लाख कनेक्शन दिए, एक भी कनेक्शन नहीं था उज्ज्वला योजना के अंदर 2014 से पहले। जल जीवन मिशन के अंदर, टोटल जल जीवन मिशन के अंदर आप करीबन 19 करोड़ 36 लाख परिवार है ग्रामीण के अंदर, उसमें से 15 करोड़ 65 लाख परिवारों को जल जीवन मिशन से हमने घर नल के कनेक्शन दे दिए हैं। एम्स 7 ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट हुआ करते थे 2014 से पहले, उसमें भी एक कांग्रेस के टाइम पे था, अटल जी ने 6 ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाए थे। आज 23 ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट है। आप आईटी कॉलेजों को देख लीजिए कितने बन गए। मेडिकल कॉलेज 350 के लगभग मेडिकल कॉलेज थे, आज 750 से ज्यादा का मेडिकल कॉलेज है। ये हमने किया है। विद्युतीकरण, रेलवे के अंदर विद्युतीकरण 90% विद्युतीकरण हो चुका है। ये कह रहे हैं कि 15 लाख खाते में नहीं गए, हम कह रहे हैं 40 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से 52 करोड़ जो जनधन अकाउंट है उसमें 40 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। अगर इनके नेता की बात मान ली जाती ना तो 1 रुपए चल के 85 पैसे भ्रष्टाचार में चला जाता है। यानी कि 40 लाख करोड़ का लगभग 35 लाख करोड़ रुपए कांग्रेस नकार चुकी होती। अगर ये इनके राजीव गांधी जी ने खुद ने बोला था 1 रुपया चल के 85 पैसे भ्रष्टाचार में चला जाता है, यानी कि 35 लाख करोड़ रुपए के घरों में चले जाते। ये स्थिति हो जाती है अगर इनकी सरकार होती तो। हमने विकास किया है, जनता ने इसीलिए तीसरी बार हमें आशीर्वाद दिया है। जनता ने हमको 2014, 19, 24 तीसरी बार हमें आशीर्वाद किया, क्योंकि जनता की सेवा कर रहे हैं हम। आज ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल रहा, उसके ऊपर भी उंगलियां उठा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक पे भी इन्होंने उंगली उठाई थी, एयर स्ट्राइक पे भी उंगली उठाई थी। तो ये कांग्रेस की प्रवृत्ति बन चुकी है पाकिस्तान की भाषा बोलने के लिए, और इसीलिए जनता निकालते थे। अभी निकाय चुनाव हुए राजस्थान के अंदर 36 में से 28 भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है। तो ये स्थिति है साहब, जनता में पूरा आशीर्वाद। सुरेश जी, गर्ग साहब एक बात बताइए मुझे, अभी अगर कांग्रेस सवाल खड़ी करती है, विपक्ष पूछता है, तो पाकिस्तान की भाषा कैसे हो सकती है? विपक्ष की भाषा को पाकिस्तान की भाषा कैसे कही जा सकती है? जी गर्ग साहब, आपसे जानना चाह रहा हूं कि आवाज नहीं आ रही, मैं दोबारा जी, अगर चलिए मैं वापस लौटूंगा कि विपक्ष से अगर सवाल पूछता है तो पाकिस्तान की भाषा कैसे हो सकती है। मैं उमेंद्र दादी साहब के पास में जाना चाहूंगा। उमेंद्र जी, बहुत लंबा एक्सपीरियंस आपको, या तो पहले विपक्ष से अलग तरह से सवाल पूछता था तो भारत की भाषा होती थी, आज विपक्ष अगर सवाल पूछता है तो बीजेपी कह के पाकिस्तान की भाषा है, ये कैसे हो सकता है? देखिए योगी जी, किसी भी विषय से असहमति होना ये आवश्यक नहीं है कि कोई आवश्यक नहीं। मैं आपकी सब बातों से सहमत हूँ। असहमति होना ये नहीं कि देशद्रोहिता है। असहमति होना ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल विद्रोही हो गए, मेरे आपके विचार नहीं बनते तो हम असहमति हो गए। जैसे मैं कह सकता हूँ कि राम जी को जो वनवास दिया गया तो भरत जी उसमें असहमत थे,
उन्होंने नहीं माने, उन्होंने अपने पिताजी की बात नहीं मानी, ये ठीक है इन्होंने वनवास दिया होगा लेकिन मैं इस गद्दी पर नहीं बैठूंगा। तो कभी कभी ये कह सकते हैं कि असहमति असंतुष्ट की भाषा नहीं हो सकती, या इसको हम देशद्रोही कहें वो कहें, ये बात एक गलत है, ये राजनेताओं की भाषा है। लेकिन सही मायने में ये कह सकता हूं मैं कि विचारों में असहमति होना एक स्वाभाविक है, और राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल हर बात में सहमत हो ही नहीं सकता। देखिए, यदि सभी दल सहमत हो गए, आपकी बातों को मान लिया, तो विपक्ष की भूमिका कौन निभाएगा? विपक्ष का काम है कि आपकी बात पे असहमति प्रकट करना, और आपको उनके असहमति को स्वीकार करना चाहिए। ये मत कहिए कि देशद्रोही है वो है। देखिए, एक मैं ये कह सकता हूँ, हाँ आपकी सब बातें कोई आवश्यक नहीं है मैं मानूं, या आवश्यक नहीं कि आप मेरी सब बातों को माने। तो ये इसलिए ये नहीं कि मैं आपकी बातों को नहीं मानूं तो मैं देशद्रोही हो गया, पाकिस्तानी हो गया, पाकिस्तान की भाषा बोलता हूं, ये चीज थोड़ी सही नहीं मानता हूं मैं। खैर चलिए, अपन तीसरे कार्यकाल मोदी साहब के 1 साल। जी जी उमेंद्र जी, आप ही से पूछ रहा हूं मैं, मोदी साहब के कार्यकाल के 11 साल का सफर और तीसरे कार्यकाल का पहला साल, आप किस तरह से देखते हैं इस राजनीतिक सफर को? मैंने देखो योगेंद्र जी पहले भी कहा कि कोई सरकार कोई भी हो, उसके सामने चुनौतियां होती है और काम करने की क्षमता होती है। यानी मैं कहता हूँ कोई सरकार के सामने कई ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो कठिन होते हैं लेकिन असंभव नहीं होते। सरकार ने कई निर्णय अच्छे लिए, और कई देखो जब काम करोगे तो आपकी निंदा भी होगी, कई कमियां भी सामने आएगी। मैं कह सकता हूँ कि मैं तीसरे कार्यकाल का पहला वर्ष मैं आपको ये कह सकता हूँ मिला जुला अच्छा कार्यकाल मान सकता हूँ मैं। इसमें ये कह सकता हूँ मैं आपको कि आपने मेडिकल के क्षेत्र में काम किया, आयुष्मान भारत के क्षेत्र में काम किया, रेलवे के मेट्रो, और ये यूपीआई, जो सबसे अधिक मेन बात यह है कि यूपीआई से लेन देन का जो काम हुआ ना, डिजिटल को बढ़ावा, ये एक अच्छी उपलब्धि मान सकता हूँ मैं। देखो मैं योगन जी आंकड़ेबाजी में कम जाऊंगा, मैं तो केवल जो मोटी मोटी बातें जो जनता के सामने दिखती है, जो जनता देखती है, वो आपके सामने पेश करना चाहूंगा। मेडिकल की सीटें आपने बढ़ाई, 75,000 के आसपास मेडिकल सीटें बढ़ाई, तो इससे क्या है कि देश में एक अच्छे चिकित्सकों की टीम खड़ी होगी। अब मैं कह सकता हूँ कि मेघालय की घटना है, या जो रेलवे में सुरक्षा की बात हुई है, इन सब बातों को लेकर कह सकता हूँ सरकार में कमियां है। इन सब कमियों को सुधारने की आवश्यकता है, इनमें किस प्रकार से गुणात्मक सुधार हो, इसके लिए हम उम्मीद लगाते हैं कि सरकार का जो शेष कार्यकाल है उसमें अच्छी उपलब्धियां हो। देखिए, विपक्ष यदि सरकार की कमियां नहीं बताएगा तो फिर विपक्ष क्या हुआ? मैं सत्ता पक्ष के लोग का काम है कि सरकार की एक उपलब्धि को उसको 100 गुना बढ़ा के बताएं, और ये ठीक है बताएंगे, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो सरकार का काम जो 1 वर्ष का है, मैंने पहले भी कहा कि मैं इस सरकार में 100 में से नंबर देने की बात यदि आप कहोगे ना, तो मैं इनको 70 नंबर दूंगा, क्योंकि 30 नंबर इस प्रकार के हैं, कानून व्यवस्था के भी कह सकते हैं, मेघालय की घटना के, इसमें मणिपुर की घटनाओं का भी कह सकते हैं, कई चीजें होती है देश में, कई चीजें ऐसी। अब जैसे मेट्रो, अभी विकास की बात की है तो रेलवे मेट्रो में बहुत अच्छा विकास हुआ है। मेन बात यह है कि जो सैन्य क्षमता में हमने बढ़ोतरी की है, हमने सैन्य उपकरण अपने देश में बनाने की योजना बनाई है, ये अच्छी बात है और सरकार को इन बातों को मानना चाहिए। इनमें सबसे मैंने कि 70 वर्ष से अधिक की जो उम्र के वृद्धजन हैं, उनके लिए जो इन्होंने मेडिकल की सुविधा की, उसका लाभ मिला है। यानी देखिए, केवल हम सरकार को अच्छा ये कहें कि नहीं नकारा है, वो कहने पे काम नहीं चल सकते, और हम ये भी नहीं कह सकते बिल्कुल राम राज आ गया साहब, इन्होंने जितना काम किया उतना कोई कर ही नहीं सकता, ये भी संभव नहीं है। यानी मैं कह सकता हूँ कि सरकार का काम मिला जुला है, इनको ठीक है, अभी इनसे और उम्मीद की जा सकती है। संकल्प सिद्धि जो इन्होंने कर रहे हैं वो करने दो, जनता जानती है, जनता ने सब काम देखा है। अब देखिए, कोई भी आप योजना बनाते हो, योजना की क्रियान्वित कितनी हो पाती है? आपने योजना बना दी एक अलग बात है, आपने घोषणा कर दी वो एक अलग बात है, लेकिन लाभ कितने लोगों को मिलता है, किस प्रकार से लाभ मिलता है, ये क्रियान्वित इसकी होनी चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात है की। अब जैसे अभी बात चल रही थी कि चुनाव पे, देखिए सरकार, ये अभी विपक्ष के लोग कहेंगे कि ये तो काम कांग्रेस के समय में शुरू हो गया था, भाई काम किसी के समय में हुआ हो, लेकिन जो जिसके समय में काम होता है, जो देखती जनता उसका मानती है। आपने ठीक है, आपके पिताजी ने, आपके दादाजी बहुत अच्छे थे, लेकिन वो काम आपका देखा जाएगा कि आपकी कैसी योग्यता है। यानी जनता वो देखती है किसके कार्यकाल में काम हुआ, किसके समय में क्या काम हुआ। तो देखिए, अब यदि मानी पिछली सरकार में कोई, यूपीए की सरकार में कोई काम हुआ होगा, आपने योजना बनाई, लेकिन आपने उसको समयबद्ध क्रियान्वित क्यों नहीं किया, समय पे क्यों नहीं बढ़ा पाए? जिसके कार्यकाल में होगा उसकी वाहवाही होगी, जिसके
आप जब तक सरकार को हम अच्छे कामों के लिए माला पहनाते हैं, अच्छे कामों के लिए धन्यवाद देते हैं, तो कमियां होगी तो इनको कमियां भी बतानी पड़ेगी। अब कई हमारे यहाँ पे जो छोटी मोटी समस्या है उनके निराकरण की इनको बात करनी होगी। यहाँ देखो, स्वास्थ्य बीमा और ये गीग श्रमिकों के मामले में इन्होंने जो उपलब्धि की, इनको योजना श्रमिकों के कार्ड बनाए गए, ये सब बात अच्छी है, लेकिन इनका कार्ड बना दिया आपने, कार्ड बनने के बाद में इनको कितनी सुविधा मिली, किस प्रकार से श्रमिकों का कल्याण हुआ, ये सब बात हम ये कहते हैं कि हमने 1 करोड़ गीग श्रमिकों के कार्ड बना दिए। अब बहुत अच्छी बात है, आपने बना दिए, लेकिन उनको किस प्रकार से लाभ मिला, उनकी जो चिकित्सा लाभ कितना मिला, उनको आर्थिक लाभ क्या मिला, इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। खाली हम योजना बना दें और ये बता दें कि हमने इतने लोगों को पंजीकृत किया, इतने लोगों को किया। आप तो सीधा सीधा ये बताइए कि हमने जो योजना बनाई उसमें इतने लोगों को लाभ मिला और आज उनकी दशा उसमें सुधार हुआ, ये है मेन बात। केवल योजना बनाने से काम की इतनी श्रेणी कैसे, आप इससे ये कह सकते आंकड़ेबाजी में तो जा सकते हो, लेकिन सुधार कितना हुआ ये बात देखने वाली है। मैं केवल आंकड़ों की बात करूंगा तो हमने कहते हमने इतनी घोषणा की, इतना बजट उसके लिए अलाउ किया, हमने ये योजना बनाई। अरे भाई, आपने बजट अलाउ किया, बहुत अच्छा किया, आपने उसके लिए धन दिया, लेकिन उस बजट की क्रियान्विति कैसे हुई, उसका लाभ कैसे मिला, कितने लोगों को लाभ मिला, ये मेन चर्चा होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ इस मामले में तो बीजेपी के प्रवक्ता बता पाएंगे कि आपने जो जो योजना बनाई उसका कितने प्रकार से कितना लाभ हुआ। और देखो, मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, मैं यदि बात करूंगा तो 1 साल की बातें होगी। ये भी जानना चाहूंगा कि आपकी योजनाओं का मतलब खूब, मुझे आप कह सकते हो छोटा व्यक्ति, इसलिए मैं तो अपने क्षेत्र की बात करूंगा कि राजस्थान में 1 वर्ष में कितने काम हुए, 1 वर्ष में राजस्थान की कितना लाभ है। अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता कह सकते हैं कि राजस्थान क्या देश में नहीं है क्या? अरे भाई, देश में है, देश का अभिन्न अंग है, लेकिन राजस्थान की जनता को कितना लाभ मिला ये जानने का मेरा अधिकार है। यानी क्योंकि मैं देखो, पहले चैरिटी बिगिनिंग होम, कोई भी काम करो तो पहले घर से होना चाहिए। तो भैया राजस्थान में आप बताइए कि 1 साल में कितना लाभ मिला, किस प्रकार की योजनाएं थी, और राजस्थान में दशा दिशा सुधारने में हमने क्या काम किया, मैं इनके माध्यम आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ। जी चलिए, प्रतीक जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, पहले तो मैं वो जानना चाहता हूँ क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, अभी 2 प्रमुख रूप से यहाँ पे बात हुई। एक तो एम्स बढ़ाने की बात हुई थी और एक बात की गई कि 32 करोड़ ईपीएफओ अकाउंट हो गए। तो मैं दोनों पे बात करता हूँ। 22 सितंबर 2022 को जेपी नड्डा जी मदुरई के अंदर थे और वो अपनी चुनावी स्पीच के अंदर ये कहते हैं कि मदुरई एम्स का 95% काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और जब वहां के जो डीएमके के सांसद वो जमीन पर पहुंचे तो पता लगा वहां तो एक ईंट भी नहीं लगी है। पिछले दिनों मैं खुद मदुरई गया था, तो मैंने भी ये सोचा, मेरे में जिज्ञासा जागी कि एम्स बनने के बड़ी कहानियां चल रही हैं, तो मैं खुद जाकर के देखूं कि मदुरई में एम्स का काम कितना हो गया। तो जब मैं पहुंचा तो आपको जानकर अचंभा होगा कि आज तक भी एक भी ईंट एम्स मदुरई में नहीं लगी है, एक भी ईंट। दूसरी मतलब बात, काम शुरू नहीं हुआ है, काम शुरू नहीं हुआ है एम्स मदुरई का, काम शुरू ही नहीं हुआ है एम्स मदुरई का। अब दूसरा आता हूं ईपीएफओ अकाउंट पे। ईपीएफओ अकाउंट बोला गया कि ईपीएफओ अकाउंट हो गए 32 करोड़। तो मुझे लगा कि भाई मेरे पास हो सकता है जानकारी गलत हो, तो मैंने अभी आपकी डिबेट में बैठे बैठे ईपीएफओ की वेबसाइट खोली और उसमें ये बताते हैं कि मात्र 73.7 मिलियन मतलब 7 करोड़ 37 लाख अकाउंट ऐसे हैं जो रेगुलर कंट्रीब्यूट करते हैं। बाकी जो अकाउंट है वो रेगुलर कंट्रीब्यूट ही नहीं करते हैं। और ये ईपीएफओ की वेबसाइट के ऊपर डला हुआ डेटा है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा। तो ये बोल रहे हैं 32 करोड़ अकाउंट खुल गया, लेकिन जो रेगुलर कंट्रीब्यूट मतलब जिनके पास नौकरी है वो तो 7.5 करोड़ लोग हैं। ये दावा किताबी है। क्या बात है। चलिए मैं गर्ग साहब से जवाब दिलवाऊं। गर्ग साहब, नड्डा साहब की ब्रीफिंग, देश के हेल्थ मिनिस्टर हैं, और अभी प्रतीक सिंह जी कह रहे हैं कि एक ही उदाहरण मेरे पास में जो मैं दे सकता हूं, अगर इसका कोई जवाब हो तो मदुरई के अंदर जो कह रहे हैं, आपने सुना भी होगा कि मैं खुद जाके देख के आया हूं कि बिल्कुल भी काम भी शुरू नहीं हुआ, और केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि 95% काम हो गया है। देखिए, मैंने आपको शुरू से कहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी पूरे हिंदुस्तान में झूठ बोलने के लिए घुमा करता है, राफेल के बारे में बोलता रहता है कि राफेल चौकीदार चोर है, किस तरह की बातें करते हैं, तो उस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ आके बोल रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 24.5 करोड़ ईपीएफ अकाउंट खुले हैं। अब क्या होता है,
67 लाख, जल जीवन मिशन के अंदर हर घर जल के अंदर कनेक्शन मिले। अब ये कह देंगे साहब उसमें तो पानी नहीं आया होगा, या मैं जिसके यहाँ गया था वहां पानी नहीं मिल रहा। हम कह रहे हैं कि उज्ज्वला योजना के अंदर 12 करोड़ 70 लाख हमने उज्ज्वला योजना के अंदर कनेक्शन दिए। 2014 के पहले अगर एक भी कनेक्शन दिया हो तो बता दीजिए। हम कह रहे हैं कि एम्स ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट आज की तारीख में 23 है, 2014 से पहले 7 हुआ करते थे। सर कैसे दावे के 23 साथ है? कहता हूं मैं, हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिफिकेशन 90% हो चुका है। हम कह रहे हैं राजस्थान के अंदर 9,600 करोड़ रुपए इलेक्ट्रिसिटी के लिए, मतलब रेलवे के अंदर पैसा आया था 2014 के पहले 936 करोड़ रुपए आया था। हम कह रहे हैं कि आज राजस्थान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे हो या जामनगर एक्सप्रेस पे हो, और आज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरे हिंदुस्तान के अंदर देख लीजिए। हम कह रहे हैं कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, ये हम नहीं कह रहे, IMF बोल रही है। 2014 से पहले न्यूनतम गरीब जो न्यूनतम गरीब जो जिसे कहते हैं वो 25% से ज्यादा हुआ करते थे, आज 5.3% है। तो ये सब चीजें आंकड़े बता रहे हैं, हम नहीं कह रहे, ये सब आंकड़े बता रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की ये समझ में नहीं आती, जनता के समझ में आती है। जनता हमको बार बार आशीर्वाद देती है, क्योंकि राहुल गांधी झूठ बोलता तो इनको उन चीजों को सर गर्ग साहब एक गुजारिश है, अब ये बार कहते हैं 15 लाख करोड़ रुपए हर परिवार के खाते में आ जाने चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ 40 लाख करोड़ रुपए अकाउंट के माध्यम से भिजवाएं। गर्ग साहब सुनिए गर्ग साहब, मेरे एक रिक्वेस्ट है, देखिए राहुल गांधी कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा है उनको, और कोई भी सुनिए, पहले एक बात सुनिए, एक पार्टी के वो सम्मानित नेता है, लेकिन स्थिति वो हमेशा झूठ बोलने पे आगे रहते हैं, हमेशा। एक बात सुनिए सर, मैं जो कह रहा हूँ उस बात को सुनिए, अरे देश के प्रधानमंत्री हैं, आप मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए, 1965 में किया था, जब पाक सेना पाक के अंदर चले गए थे सेना, उनको वापस बुला लिया था आपने। आपका समय खराब हो रहा है, एक बात सुनिए मेरी बात सुनिए, आप सरेंडर तो आपने तब किया था जब पाक को सुन रहे हो, आप इस बात को पूरी होने दीजिए। मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप उससे पहले बोल रहे, मेरी बात तो सुनिए। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ऐसा कहता है। सर एक रेस्पेक्ट होना चाहिए। हम लोग देखिए, मनभेद हो सकता है किसी का भी, लेकिन हमें उन लैंग्वेज का प्रयोग करना चाहिए। रेस्पेक्टेबल है, जो भी पार्टी के लीडर्स हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, वो हमारे लिए सम्मान्य होना चाहिए। क्योंकि ये कहना कि राहुल गांधी ये कहता फिरता है, ये कहता है, आई थिंक ये ठीक नहीं है। एक रेस्पेक्ट के साथ में बात की जानी चाहिए। वो झूठ बोलते हैं सही बोलते हैं तो आप लोग तय करिए, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन मेरे ख्याल में हम चाहे कोई भी बोले, वो एक रेस्पेक्ट आपके पार्टी के नेता के लिए, अगर कोई भी विपक्ष का नेता बोलता है, कार्यकर्ता बोलता है, प्रवक्ता बोलता है, रेस्पेक्ट होना चाहिए लैंग्वेज में। और अगर आप लोग भी बोलते हैं तो उम्मीद करते हैं वो भी उनकी पार्टी के नेता के लिए रेस्पेक्ट होना चाहिए। वो आप लोग तय करेंगे कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है। प्रतिपक्ष के लिए भी बोल दीजिए आप। मैं तो बोल रहा हूँ सर दोनों के लिए, मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ सर, मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ, मैं दोनों को कह रहा हूँ। देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल सर मैंने दोनों के लिए बोला। टाइम के हो रहा है, ऐसे कोई सार्थक चर्चा नहीं हो रही। जी बोले प्रतीक जी, बोलिए। देखिए दो बातें ये बोली गई। आप अच्छा हुआ मैं जो बात बोलता वो आपने बोल दिया, तो मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी की पार्टी से और कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बोलूंगा। दूसरी बात, ये आर्थिक संपन्नता की बात की गई, मैं बता देता हूं, हिंदुस्तान जो है वो जो पर कैपिटा इनकम में 123वें नंबर पे आता है, और जिसकी पर कैपिटा इनकम लगभग $2300 है। अब अगर इसमें से टॉप के जो 10% लोग हैं वो आप हटा देंगे तो हमारे 90% लोगों की पर कैपिटा इनकम रह जाएगी मात्र $1100, मतलब अफ्रीकन देशों से भी कम। तो कौन सी गरीबी आपने हटा दी? ये के टाइप में इकोनॉमी बढ़ रही है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। गरीब के पास पैसा नहीं है, अमीर के पास पैसा बढ़ता जा रहा है। हमने देखा है अखबारों के माध्यम से कोविड के समय पे, जहां अमीरों की संपत्ति बढ़ी है 102 से बिलियनियर 136 हो गए, वहीं गरीबों की हालत क्या थी हमने सबने अपनी आंखों से देखी है। और दोबारा गर्ग साहब को मैं बताना चाहूंगा, गर्ग साहब जाकर के दोबारा देखिएगा, ईपीएफओ की वेबसाइट देखिएगा, उसमें बता रखा है मात्र 7.7 अकाउंट ही सिर्फ जो रेगुलर कंट्रीब्यूट करते हैं। मदुरई की मैंने खबर आपको चैनल पे दिखा दी, अगर आपको होगा तो मैं वापस भेज दूंगा, आप खुद मेरे साथ चलिए वहां देख लीजिए। अगर वहां एक ईंट भी रखी गई हो, एक ईंट भी,
आप बिल्डिंग की तो बात छोड़िए, एक धारा ईंट भी नहीं रखी 370 गई हटी अभी नहीं तक हटी है, बता दो। मदरक ऑल के इंडिया अंदर। मेडिकल तो इंस्टीट्यूट ये 23 बने सारे नहीं बने, ये आंकड़े बता जो दो है आपको। जुमलेबाजी चल रही है, रोड जो इंफ्रास्ट्रक्चर इनके बने नेता नहीं करते बने, हैं, 12 जो लाख शीर्ष नेतृत्व करता है, इनकम वही टैक्स ये में यहाँ एग्जम्पशन करके हुई है नहीं हुई? जुमलेबाजी देते हैं। 2 लाख से जुमले 12 लाख वादे, हुई है नहीं हुई? 11 बता दीजिए साल आप। मोदी के 2 जुमले लाख से 12 बेमिसाल, लाख एग्जम्पशन हुई है 11 नहीं हुई? साल और मोदी के बता जुमले दीजिए मुझे। बेमिसाल, 5 करोड़ से 11 10 करोड़ साल इनकम टैक्स मोदी के रिटर्न भरने जुमले वाले हुए हैं बेमिसाल, नहीं हुए? 25 करोड़ 11 गरीबी साल रेखा से मोदी बाहर के आए हैं जुमले नहीं आए? बेमिसाल, बता दीजिए आप 11 मेरे साल को। मोदी के जुमले 12 करोड़ बेमिसाल। 69 लाख जल जीवन इनके मिशन के अलावा अंदर पूरी कनेक्शन हुए जनता नहीं को हुए? सब पता है ये सच्चाई सब क्या है, चीजें जुमले की धरातल में सरकार पटल है, पे है। साहिब जुमला चल रहा देखिए, है। पता नहीं कहाँ से झूठी सूचनाएं ले आते हैं। चलिए उमेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे? डिबेट का एंड करूंगा आप ही के मैं माध्यम ये से। एक कहना साल चाह का रहा हूँ आपने गोविंद देखा, जी, जो गरीबी ये हटाने- वानगी है पहले दिन के, अगले कुछ दिन तक इसी तरह की डिबेट चलेगी देश में। देखो योगेंद्र जी, गरीबी हटाने की बातें तो दोनों को ही नहीं करनी चाहिए। इन्होंने भी लंबे समय तक गरीबी हटाओ, ये करो, इसके नाम पे खूब वोट लिए, और ये कह रहे हैं कि हमने हटा दिया। तो देखो, गरीबी हटाने की बातें तो इन दोनों के मुंह से अच्छी नहीं लग रही। जो मैं जब छोटा था, इंदिरा गांधी जी के समय से सुनता आ रहा था, गरीबी हटाओ, देश बचाओ, कई बातें सुनता आया था। तो भैया, गरीबी तो जब हटेगी जब आप देश के समग्र विकास की बात करोगे, हर व्यक्ति को आप सक्षम बनाओगे, हर व्यक्ति के हाथ में काम दोगे, ये बातें होनी चाहिए। आप इस बात की नहीं करेंगे, गरीबी गरीबी का बात लेके बैठे हो दोनों पार्टी के लोग। ये देखिए कि इसको सुनते सुनते तो मेरे बाल सफेद हो गए आपकी गरीबी की बात को सुनते हुए। लेकिन बात यह है कि ये एक आपका एक चुनावी आंकड़ा हो सकता है, आप लोगों को लुभाने का ही बातें हो सकती है। लेकिन ये बताइए, दोनों ही पार्टियां हैं, आपने कितने समय से गरीबी के नाम पे आपने कितने वोट लिए? अब आप कह रहे हो कि हमने हटा दी, और ये कहते हैं कि हटाएंगे। तो दोनों की बात ऐसी है, इसलिए जनता जानती है कि गरीबी किस प्रकार से हटी। आपने अपनी स्वयं की गरीबी हटा ली होगी, ये बात कैसे? तो आम लोगों की गरीबी हटाई या नहीं हटाई, लेकिन आपके नेताओं की, आपके कई जो अच्छे सक्षम लोग हैं, उनकी गरीबी जरूर हट गई। आप आम आदमी को सक्षम बनाइए, देश के विकास की बात कीजिए, देश के कल्याण की बात कीजिए, जो ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि देखिए, हर व्यक्ति को इस बात का एहसास होना चाहिए कि जो योजना है मेरे लिए बनी है और उसका मैं बेनिफिट ले रहा हूँ। बहुत सारी योजनाएं होती हैं सरकार की, वाकई पब्लिक के लिए होती हैं, कई बहुत अच्छे से चलती हैं जिनकी जरूरत भी होती है, कुछ में खामियां होती है। तो कार्यकर्ताओं के माध्यम, अब तो दौर बदल गया है, पहले विपक्ष अगर कोई सवाल उठाता था तो उसकी तह में जाने की कोशिश करते थे, लेकिन आजकल तो चैनल पे जवाब और चैनल पे ही सब कुछ हमला हो जाता है। जाना चाहिए कि वास्तव में इन चीजों की स्थिति क्या है, केवल ये नहीं कि हाँ। और मैं तो कहूंगा कि दोनों ही पार्टियों के पास में नेटवर्क, अपने कार्यकर्ताओं से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। देखना चाहिए कि जमीनी हकीकत क्या है, उसके बाद में बताना भी चाहिए कि हाँ, ये वास्तव में ये स्थिति है। क्योंकि आप कर किसके लिए? जनता के लिए तो कर रहे हो। अगर वो काम हो ही नहीं पा रहा है तो उसे दुरुस्त कराने की कोशिश करनी चाहिए। और खुद तो आप फावड़ा परात लेके जाएंगे नहीं। जो ब्यूरोक्रेसी, जो मोटी पगार ले रहे हैं कर्मचारी, जिनके बूते डेवलपमेंट का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, उसे पूछा जाना चाहिए कि आप रिपोर्ट कुछ दे रहे हैं और काम कुछ और हो रहा है। और हो रहा है तो अच्छा है, उन्हें अप्रिशिएट भी करना चाहिए, बजाय उनके ढाल बनने के। तो कोशिश करनी चाहिए कि जो जनता के हित की चीजें हैं वास्तव में धरातल पे उतर रही कि नहीं उतर रही है। उतर रही है तो आंकड़ों के साथ बताना भी चाहिए, ये उनका अपनी अधिकार भी है। तो चले, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। भारत माता की